तो आज हमें क्या पढ़ना है? लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज। आज के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सभी लोग। तो जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से बताइए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। हमने उस दिन डेफिनेशन बताया था और ये होता क्या है हमने बताया था ना। शुरू में पहले दिन ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आप लोगों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7:03 हो गए, 7:03। है ना। तो लैंगिक प्रजनन है क्या? तो देखो, सबसे पहले समझिए कि जो ये लैंगिक प्रजनन है, इसमें हमें हमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इसमें दो जनक उपस्थित होते हैं। ठीक। इसमें दो जनक भाग लेते हैं। और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें कितने जनक भाग लेते हैं? तो उसमें एक जनक ही भाग लेता है। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है तो इसमें जो विपरीत लिंग के दो जनक भाग लेते हैं। ठीक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लैंगिक प्रजनन है क्या? तो एक ऐसा प्रजनन जिसमें दो विपरीत लिंग वाले नर एवं मादा से, यानी कि उनके विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा युग्मकों के संलयन से बने जाइगोट के द्वारा जो नई संतति का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या ऐसा प्रजनन जिसमें दो विपरीत दो विपरीत लिंगों के गैमेट बोल दें या युग्मक, है ना, दो विपरीत लिंगों या जीवों के दो विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा युग्मकों के संलयन से जाइगोट और जाइगोट से फिर डॉटर का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक। संलयन से बने जाइगोट से नई संतति का निर्माण होता है या विकास होता है। से नई संतति मतलब न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। से नई संतति का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक। तो और इसमें जो बात करें हम कि इसमें दो जनक कौन कौन से, एक होता है नर युग्मक, दो गैमेट्स पाए जाते हैं, एक नर युग्मक मेल गैमेट्स, मेल गैमेट, और एक होता है क्या? मादा युग्मक।
जिसको अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या कहलाता है, मेल गैमेट, या इसको हम बोल देंगे स्पर्म, या इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या, ओवम। ठीक, नर जाना। तो अब क्या है कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लैंगिकता। अभी तो हमने पढ़ा कि लैंगिक प्रजनन, अब ये लैंगिक प्रजनन जो है वह कैसे होता है, किन स्टेप में होता है, किन चरणों में होता है ना, क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, जीवों में लैंगिकता की, अगली हेडिंग है हमारी क्या है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो देखो, बात करें हम अगर लैंगिकता की, तो जो अगर जीवों में लैंगिकता होती है वह टू टाइप से होती है, दो प्रकार से। एक होती है यूनिसेक्स, एक लिंगी, और दूसरी होती है क्या, द्विलिंगी। यूनिसेक्सुअल, और इसको बोल देते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक, तो एक लिंगाश्रयी और दूसरा होता है द्विलिंगाश्रयी। तो अब एक लिंगाश्रयी क्या है और द्विलिंगाश्रयी, तो ऐसे प्राणी, एक लिंगाश्रयी मतलब क्या होता है कि ऐसे प्राणी जिसमें नरजन्नांग, या एक प्राणी में नरजन्नांग ही उपस्थित होगा, या उसमें मादा जन्नांग, मतलब कि जो नर जन्नांग होते हैं और मादा, यानी कि नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक, वह क्या कहलाता है, एक लिंगाश्रयी। और द्विलिंगाश्रयी ऐसे प्राणी जिसमें नर एवं मादा जन्नांग दोनों, एक ही प्राणी में दोनों जन्नांग उपस्थित हो, वह क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल कहलाता है। तो यूनिसेक्सुअल के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, तो यूनिसेक्सुअल के अंतर्गत जैसे कशेरुक जंतु आ गए, कशेरुकी या स्तनी आ जाते हैं ना, जैसे हम लोग मनुष्य में एक लिंगाश्रयी होते हैं। और अगर प्लांट्स की बात करें कि पौधे, तो कौन है, कमेंट करके बताइए कि एक लिंगाश्रयी प्लांट के उदाहरण कौन कौन से हैं। और द्विलिंगाश्रयी में अगर बात करें तो इसमें आते हैं हाइड्रा और फ्लैटवर्म्स, चैप्टिकनी, फ्लैटवर्म्स। कमेंट करके बताइए कि एक लिंगाश्रयी कौन कौन से पौधे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जैसे पपीता हो गया और सैतूत, ये कैसे हैं, एक लिंगाश्रयी है। ठीक, तो समझ में आ गया कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या है। कि यूनिसेक्सुअल मतलब कि अगर एक प्राणी में केवल एक जन्नांग ही उपस्थित होगा, तो वह या नर होगा या मादा, वह एक लिंगाश्रयी। और बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही प्राणी में दोनों जन्नांग उपस्थित हो, वो द्विलिंगी कहलाता है, मतलब बाइसेक्सुअल कहलाता है। ठीक, तो देखो, जैसे हमने बताया कि जैसे जंतुओं के समान पुष्पों में भी क्या होते हैं कि नर एवं मादा जन्नांग होते हैं। तो अगर हम बात करें पुष्पों की, पौधों की, ठीक, तो जो पौधों में नर जन्नांग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो पौधों में जन्नांग, तो जो पौधों में नर जन्नांग होता है उसको हम पुंकेसर बोलते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं पुंकेसर, या बोलते हैं हम स्टेमन। और जो मादा जन्नांग होता है, तो मादा जन्नांग को क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, अंडक या कार्पल। ठीक, ये समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि जो लैंगिक जनन के पैटर्न या स्टेज बोल दें, स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या है? लैंगिक जनन की अवस्था या पैटर्न बोल दे, ठीक। लैंगिक जनन के पैटर्न या चरण बोल दें, सब एक ही है ना। तो अब जो ये लैंगिक, देखो जैसे हाँ कोई भी जंतु हो, ठीक, तो उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, यानी कि आकार की, शारीर की या फिजियोलॉजी, यानी कि सभी की क्या होती है, असमान होती है, भिन्न होती है। किसी का शरीर कैसे होता है, किसी की एनाटॉमी अलग होती है, पेड़ पौधे जंतु है ना, सबकी जो एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो लैंगिक समानता, तो जो लैंगिक होता है, लैंगिक जनन जो होता है उसमें सभी में समान रूप से जो स्टेप हैं वह सभी में समान रूप से होते हैं, ठीक। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? एक हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि निषेचन के पहले की अवस्था। और एक हो गया फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, जिसको हम संलयन बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। और तीसरी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था। ठीक, तो 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? एक हो गई प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरी होती है फर्टिलाइजेशन, तीसरी होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है? आप में से किसी को मालूम है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज क्या है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? सर ये तो इवेंट पे आएंगे है ना। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, ये इवेंट है, ये तो घटना कहलाई। स्टेज पे अगर हम बात करें, तो स्टेज तो कहलाएगी एक, फर्स्ट कहलाएगी जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल या वेजिटेटिव स्टेज। और दूसरी हो जाएगी क्या, रिप्रोडक्शन। और तीसरी हो जाएगी क्या, सेंसेशन या ओल्ड एज, ओल्ड एज, ठीक। ये स्टेज कहलाएंगे। तो अब बात करें हम कि ये जुवेनाइल क्या है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, किशोर या कायिक अवस्था। और जो रिप्रोडक्शन मतलब की है प्रजनन, या इसको हम मेच्योरिटी बोल देते हैं, ओल्ड एज या वृद्धावस्था। तो जो ये जुवेनाइल है या वेजिटेटिव, तो जुवेनाइल या वेजिटेटिव स्टेज है क्या? तो देखिए समझिए कि जो ये वेजिटेटिव, मतलब देखो जो जुवेनाइल, ये किशोर अवस्था, मतलब ये प्राणियों में जो होती है उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं, और जो पौधों में होती है उसको हम उसको वेजिटेटिव बोलते हैं, ठीक। तो जुवेनाइल मतलब किशोर अवस्था, तो देखो एक यानी कि जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाते, तो परिपक्वता तक की होने की, यानी कि वृद्धि के लिए जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जुवेनाइल। मतलब कि जब तक हम यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जब तक तैयार नहीं होते प्रजनन के लिए, तो प्रजनन तक के तैयार होने तक की अवस्था को, यानी कि किशोर अवस्था तक की वृद्धि को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं। यानी कि जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं, तो क्या करते हैं कि जब तक यानी कि उनमें रिप्रोडक्शन की स्टेज नहीं आती तब तक वह क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव, मतलब कायिक पौधे कहलाते हैं। और जैसे ही उन्हें, अब कैसे पहचानेंगे कि यानी कि उनमें कायिक अवस्था यानी कि खत्म हो गई है, तो जैसे ही उनमें पुष्पन आता है, मतलब रिप्रोडक्शन जैसे स्टेज आती है, तो क्या कहलाते हैं, रिप्रोडक्शन स्टेज के अंतर्गत, मतलब उनकी कायिक अवस्था लास्ट स्टेप होती है। तो जब तक मेच्योर नहीं होते, तो मेच्योरिटी की अवस्था क्या या क्या कहलाती है, तो प्राणियों में किशोर अवस्था कहलाती है और पौधों में वेजिटेटिव स्टेज कहलाती है, ठीक। अगला है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन फेज क्या कहलाता है,
कि मतलब ये जो किशोर अवस्था है, जो जो जुवेनाइल स्टेज है, तो जुवेनाइल स्टेज की अंतिम पड़ाव, मतलब कि जब व्यक्ति क्या करने लगता है कि यानी कि मेच्योरिटी आ जाती है उसमें, जब प्रजनन करने के लिए उसमें जो प्रजनन जननांग होते हैं वे विकसित हो जाते हैं, वह उसके लिए तैयार हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन फेज कहलाता है। ऐसी जो पौधे होते हैं यानी कि उसमें पुष्प आने लगते हैं, तो पुष्पन आता है, पुष्पन के यानी कि जो जननांग होते हैं वह पौधों के, वह क्या कहलाते हैं, पुष्प ही कहलाता है। तो इसमें भी अब जो पुष्पन के आधार पे दो प्रकार के पौधे होते हैं, कौन कौन से, पुष्पन के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया क्या, मोनोकॉर्पिक, एक हो गया मोनोकॉर्पिक और दूसरा हो गया क्या, पॉलीकॉर्पिक। तो मोनोकॉर्पिक क्या है और पोलोकॉर्पिक क्या है। मोनोकॉर्पिक मतलब है कि एक वर्षीय पौधे, मतलब कि जब पौधे यानी कि केवल एक बार पुष्पन अपनी जीवन अवधि में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं, यानी कि पुष्पन किए, फल दिए, उसके बाद क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो वो क्या कहलाते हैं, मोनोकॉर्पिक। और जब यानी कि वे कई बार पुष्पन करते हैं, फल देते हैं और उसके बाद यानी कि जब यानी कई बार पुष्पन दिए, फल दिए, उसके बाद मरते हैं, वह क्या कहलाते हैं, यानी कि कई बार फल देते हैं, पुष्पन करते हैं, वह पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। अब जो मोनोकॉर्पिक होता है, मोनोकॉर्पिक में भी एक वर्षीय द्विवर्षीय होते हैं, ठीक। तो एक वर्षीय मतलब क्या हो गया, कि जब यानी कि अपनी जीवन अवधि में केवल एक बार पुष्पन करते हैं और उसके बाद फल देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक वर्षीय में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए कि एक वर्षीय पौधे कौन कौन से कहलाते हैं, द्विवर्षीय। तो देखो, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सभी कैसे होते हैं, एक वर्षीय प्लांट होते हैं, ठीक। मतलब कि ये एक बार पुष्पन करते हैं और देखे होगे कि एक बार पुष्पन करने के बाद फल दिए, फल उसके बाद ये क्या हो गई, इनकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, ठीक। तो एक वर्षीय में कौन कौन से आ जाते हैं, गेहूं और धान। और जो द्विवर्षीय होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, मूली और गाजर, ठीक। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है कि वो एक वर्ष ही जीवित रहे तो वो मोनोकॉर्पिक के अंतर्गत आएगा, ऐसा नहीं है। देखो जैसे बांस हो गए, दो पौधे ऐसे हैं, कौन कौन से, एक हो गया बांस और दूसरा है नीला कुरिंजी, नीला कुरंजी। इनको मैं स्टार करके लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जो मोनोकॉर्पिक होते हुए भी यानी कि पुष्पन, तो देखो जो बांस होता है ये मोनोकॉर्पिक के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या करता है कि जो इसमें पुष्पन आते हैं 50 से 100 वर्षों बाद आता है, और पुष्पन खाली एक बार आता है, ठीक। 50 से 100 वर्षों में बांस में पुष्पन एक बार आया और उसके बाद क्या होता है उसकी, यानी कि ये डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो 50 से 100 वर्षों में इनमें पुष्पन आता है, किसमें, बांस में पुष्पन आता है। और जो नीला कुरंजी होता है, तो नीला कुरंजी जो पौधा होता है इसमें 12 वर्षों में, ठीक। तो जो नीला कुरंजी का पौधा है, तो नीला कुरंजी पौधे में 12 वर्षों के बाद पुष्पन आता है और उसके बाद यानी फल बनते हैं और उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो ये दोनों के काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो बांस होता है इसमें 50 से 100 वर्षों बाद में पुष्पन आता है और एक बार पुष्पन आया उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, और जो नीला कुरिंजी है इसमें 12 वर्षों में आता है, ठीक। अब इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेज है वह कौन सी है, ओल्ड एज स्टेज, ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब कि जब रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है कि उनमें पुष्पन हो गया, फल बन गए, उसके बाद मतलब कि जब से मृत्यु की यानी कि अंतिम अवस्था जो ओल्ड एज होती है, यानी हमें मृत्यु की ओर ले जाने वाली अवस्था, यानी डेथ की ओर ले जाने वाली अवस्था होती है ओल्ड एज, ठीक। तो तीन स्टेज कौन कौन सी हो गई, एक जुवेनाइल,
दूसरी रिप्रोडक्शन और तीसरी हो गई ओल्ड एज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि इवेंट घटना। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पेड़ पौधे हो गए या जंतु हो गए, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी हो गई, या एनाटॉमी हो गई, या फिजियोलॉजी हो गई, ये क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। लेकिन जो लैंगिक जनक है, इवेंट है, यानी कि जैसे जो गैमेटोजेनेसिस हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सभी में यानी कि जो घटना होती है सभी में एक समान होती है। तो अब हम उन घटनाओं को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो क्या है, अगली हेडिंग हमारी क्या है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं। तो ये लैंगिक जनन की घटनाएं तीन होती हैं, कौन कौन सी। एक हो गई प्री फर्टिलाइजेशन, इसको मैंने ऊपर लिख दिया था, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरी होती है फर्टिलाइजेशन, और लास्ट होती है कौन सी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, ये बताइए। ठीक, तो देखो, जो प्री फर्टिलाइजेशन है मतलब कि निषेचन के पहले की अवस्था, क्या है ये, निषेचन के पहले की अवस्था। तो जो निषेचन, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले की अवस्था मतलब कि निषेचन की जो पहले की अवस्था होती है, तो ये भी दो चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन सी, एक हो गई गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरी हो गई क्या, गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या है, ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, और ये क्या हो गई कि युग्मक का ट्रांसफर, ठीक, या युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो जैसे हमने बताया था कि कौन कौन से गैमेट, एक फीमेल गैमेट होता है और एक मेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस। मतलब कि गैमेट बनने की प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक, कि युग्मक के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया। तो देखो, जो कौन कौन से गैमेट बनते हैं, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं। ठीक, मतलब कि नर के द्वारा जो कौन सा, मेल, और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट बनते हैं। अब जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट ये कैसा होता है, आकार में छोटा, यह आकार में छोटा होता है और मोटाइल होता है, मतलब चल होता है। ये कैरेक्टर याद रखना, क्योंकि ये कैरेक्टर हमें अभी बाद में लगेंगे। क्यों क्यों मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ, बाद में अभी बताऊंगा। ठीक है। और दूसरा होता है क्या, फीमेल गैमेट। तो जो फीमेल गैमेट होती है ये आकार में कैसी होती हैं, तो ये आकार में बड़ी होती हैं,
आकार में बड़ी एवं ये नॉन मोटाइल होती हैं, अचल होती हैं। ठीक, नॉन मोटाइल। अब ये हो गया क्या, गैमेटोजेनेसिस। अगला क्या है, गैमेट ट्रांसफर। तो देखो, जो ये यहाँ पे अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो बन गए, लेकिन अब इनका ट्रांसफर कैसे होता है। तो जैसे पेड़ पौधे हो गए या जलीय पौधे हो गए, तो जो मेल प्लांट है वो दूर है और फीमेल प्लांट दूर है। तो अगर हम बात करें कि इनके गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो इनके गैमेट का ट्रांसफर बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट के द्वारा होता है। मतलब कि हवा के द्वारा या जल के द्वारा या कीटों के द्वारा होता है। तो हवा के द्वारा कैसे होता है कि जैसे हवा जलती है, तो जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या करते हैं कि हवा के साथ, यानी कि कई पौधों के मेल गैमेट उड़ के यानी कि दूसरे पौधे में आ जाते हैं। और जल के द्वारा जो जलीय पौधे होते हैं, तो जलीय पौधों में क्या होता है कि जो उनके मेल गैमेट रहते हैं वह पानी के बहाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और इंसेक्ट के द्वारा, कि जैसे इंसेक्ट जाते हैं पुष्प में जाके बैठे उसका रस चूसने के लिए, है ना। तो उनके जो पैर होते हैं, तो पैरों में जो मेल गैमेट होते हैं उनके पैरों में लग जाते हैं, या फीमेल गैमेट तो उनके पैरों में लग गए और वहां से उनका ट्रांसफर हो जाता है। और वह जैसे दूसरे पौधे में जाए गए तो उनके पैर फिर दूसरे पौधे में गए, तो वहीं उस उनके स्टिग्मा में आ जाता है, जिससे उनका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, तो ये तो रहा ट्रांसफर। अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेटों का ट्रांसफर हो गया, ठीक, जब वो ट्रांसफर हो गए तो मिलते हैं। तो मिलने के बाद कौन सी आती है स्टेज, मतलब फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट मिले और मिलने के बाद क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्म संलयन बोलते हैं। ठीक, तो जब मेल गैमेट और फीमेल मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल गए, तो क्या कहलाता है, ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक मिनट थोड़ा। ठीक, तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाते हैं, जब उनका क्या होता है, संलयन होता है, तो वह क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब ये निषेचन, जो ये निषेचन हो रहा है, निषेचन के आधार पे भी दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जैसे मेल गैमेट का मिलना और फीमेल गैमेट का मिलना, ठीक, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के आधार पे भी जो निषेचन होता है दो प्रकार से होता है। कौन कौन से, गैमेट के मिलने के आधार पर निषेचन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा, एक हो गया बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन, और एक हो गया इंटरनल आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। अब ये बाह्य निषेचन क्या है और आंतरिक निषेचन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल। तो देखो, जैसे कुछ जीव जो जलीय जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो लोअर जीव होते हैं, तो निम्न प्राणी की, वे क्या करते हैं कि जो जलीय जीव जैसे मछलियां हो गई, है ना, और कई जो उभयचर हो गए, का सवाल हो गए, तो ये क्या करते हैं कि ये निषेचन के लिए जली में जल में क्या करते हैं कि जो नर होते हैं और मादा होते हैं, यह एक ही समय पे एक स्थान पे क्या कर देते हैं, अपने स्पर्म और जो मेल गैमेट होते हैं, यानी कि मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को, यानी कि अपने स्पर्म और ओवम को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक, जल में। फिर जब जल में छोड़ देते हैं तो वो क्या करते हैं कि इनका जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर होता है। तो बाह्य निषेचन मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, बाह्य फर्टिलाइजेशन। और आंतरिक निषेचन मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन है, वह शरीर के यानी कि सजीव के जीव के
अंदर हो, तो वह क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन में जो बताया कि जो जलीय जीव होते हैं अपने गैमेट्स को एक ही स्थान पे छोड़ देते हैं, यानी कि एक ही समय पे नर और मादा दोनों एक ही समय पे छोड़ देते हैं, फिर उनमें क्या होता है कि दोनों आपस में मिलके यानी कि फ्यूजन कर लेते हैं, संलयन कर लेते हैं, ठीक, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि आंतरिक निषेचन में जैसे मनुष्य हो गए, तो नर और मादा क्या करते हैं कि इनके यानी कि शरीर के अंदर जो निषेचन होता है वह शरीर के अंदर होता है। और अगर बात करें कि जो मनुष्यों के जो फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल निषेचन, वह कहाँ होता है? तो यह होता है ओविडक्ट में, ओविडक्ट या अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक। फैलोपियन ट्यूब, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक, तो याद रखना कि कहाँ होता है आंतरिक निषेचन। तो फैलोपियन ट्यूब पे होता है, ठीक, आंतरिक निषेचन। अब लास्ट स्टेज क्या है देखो, यानी कि गैमेट बने, वो क्या कहलाया? फर्टिलाइजेशन, गैमेट का ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद गैमेट यानी कि आपस में मिल गए, फ्यूज हो गए। उसके बाद क्या आती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगली है क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद की अवस्था। तो जैसे निषेचन हो गया, अब जब नर और मादा युग्मक मिले, तो उसके बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक, मतलब कि युग्म नज। तो इसमें दो कौन कौन सी स्टेज आती हैं? एक होगा युग्म नज मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन, और दूसरी होती है एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि भ्रूण का। भ्रूण हो हो एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखो, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिले, फ्यूजन किए, संलयन हुआ, तो उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक। अब जो ये जाइगोट है, ये बात ध्यान रखना कि चाहे अगुणित मिले या डिप्लॉयड मिले, मतलब कि हैप्लॉयड मिले या डिप्लॉयड, ठीक, जो जाइगोट बनेगा वह हमेशा कैसा बनता है? कि डिप्लॉयड ही बनता है, ठीक। अब जब जाइगोट बन गया, जाइगोट बना, फिर उसमें सेल डिवीजन हुए, सेल डिवीजन के बाद क्या बनता है कि यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। तो भ्रूण के बनने की प्रक्रिया, भ्रूण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है, ठीक। तो अब जाइगोट बना, जाइगोट के बाद उनमें सेल डिवीजन हुआ, जैसे ही डिवीजन होता है उसके बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है, ठीक। भ्रूण के बाद उनका डेवलपमेंट होता है, मतलब विकास होता है। उसके तत्पश्चात क्या होता है? यानी कि शिशु जन्म लेता है। तो अब यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के यानी कि जो भ्रूण के विकास के आधार पे भी, तो इनको जंतुओं को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? भ्रूण के विकास के आधार पर जंतु को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक हो गया ओविपेरस, ठीक, और दूसरा हो गया क्या? विविपेरस। अब ये ओविपेरस क्या है और विविपेरस? ओविपेरस मतलब कि ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ओविपेरस। मतलब कि जो उनके भ्रूण का विकास है वह शरीर के कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। वह अंडे दे दिए, अंडे के यानी कि कवच जो कवच होती है वह क्या की बनी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक। तो उनके कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो
भ्रूण का विकास है, तो भ्रूण का विकास कहाँ हो रहा है इसमें? शरीर के बाहर हो रहा है, ठीक। भ्रूण का विकास शरीर के बाहर। और जो विवी पैरस है, मतलब कि जो बच्चे जन्म देते हैं, ठीक, तो इसमें जो भ्रूण का विकास है, मतलब कि जो मादा प्रसव के दौरान शिशु का जन्म होता है, तो जो भ्रूण का विकास है वह कैसे होता है? शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर। तो ओविपेरस और विविपेरस समझ गए। इसमें क्या होता है कि मादा प्रसव से शिशु जन्म लेता है, ठीक, शिशु जन्म लेता है। तो ओविपेरस समझ गए कि ओविपेरस मतलब कि ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं। यानी कि इनके जो भ्रूण का विकास होता है वह शरीर के बाहर होता है। यानी कि और जो अंडा होता है, अंडे का, एग का जो बाहरी कवच होता है वह काहे का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और दूसरा होता है विविपेरस, मतलब कि जो बच्चे जन्म देते हैं, तो इनके जो भ्रूण का विकास है वह कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, ठीक। तो ये रहा ओविपेरस और विविपेरस। अब बच्चे का जन्म हो गया, तो यहाँ पे आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन खत्म हुआ, तो चैप्टर समाप्त हो चुका है ना। तो अब बात कर लेते हैं। आज आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो सब लोग कमेंट कर करके बताइए कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर, या डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है बताइए आप लोग। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट, तो अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में जो है एक जनक भाग लेता है, ठीक। इसमें एक जनक भाग लेता है। और जो लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन में कौन कौन से? तो इसमें दो जनक, दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, तो इसमें दो जनक भाग लेते हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या हो सकता है बताइए। अगला पॉइंट क्या होता है? तो क्या इनमें युग्मकों का संलयन होता है अलैंगिक जनन में? तो अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? युग्मकों का संलयन नहीं होता, फ्यूजन जो होता है वह संलयन नहीं होता है। और इसमें फ्यूजन होता है, ठीक, संलयन होता है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? इससे जो हमें संतति मिलती है, यानी कि पेरेंट के समान ही मिलती है, किसमें? अलैंगिक जनन में। जो संतति जनक के समान संतति का निर्माण होता है, जनक के समान संतति का निर्माण। और इसमें जो संतति होती है जनक से भिन्न होती है, जनक से भिन्न होती है, ठीक। तो एक और कमेंट करके बताइए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतति मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं समान रूप से? उसको क्या बोलेंगे? कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। तो और जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में जो अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो यह कैसे होती है? यह तीव्र गति से होती है, ठीक। यह कैसी विधि है? यह तीव्र विधि है। मतलब कि हमें यानी कि कम समय में ही इसमें रिजल्ट मिल जाता है।
और अगर इसकी बात की जाए लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन जो कैसी है, यह धीमी विधि है, ठीक। यानी काफी स्लो प्रोसेस होती है, ठीक। एसेक्सुअल से काफी धीमी विधि है। और क्या हो सकते हैं? जो अलैंगिक जनन है, ये कैसी है? अभी तक कमेंट नहीं आया आप लोगों के, जल्दी से कमेंट करिए कि जो अलैंगिक जनन में हमें जनक के समान संतति मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। और जो इसमें प्रजनन होता है लैंगिक जनन में कैसा होता है, तो इसमें जो प्रजनन होता है वह सोमैटोजेनिक होता है, ठीक, मतलब काइजेनिक होता है। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें जो होता है सेक्सुअल में, तो कैसा होता है, इसमें जर्मिनल होता है, भ्रूणीय होता है, जर्मिनल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोन बोलते हैं। तो जो जनक के समान हमें संतति मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ये याद रखा करो, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे चैप्टर समाप्त करते हैं, कल अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे। और टाइम से आप सभी लोग जुड़ जाया करिए, ठीक ना। और अभी अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए करिए कि अब क्लास प्रॉपर प्रॉपर रूप से होने लगी है, ठीक। तो चलते मिलिए, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और हाँ, इसकी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी डाल दूंगा, ठीक ना, अभी जस्ट 2 मिनट बाद। और इसकी पिछली पीडीएफ भी शायद तक परसों की नहीं डली हुई है, तो परसों की भी डाल दूंगा, और आज की भी ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।